पर हर कोई इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं था। कुछ मंत्री जो जल्दी फैली योजनाओं के आदी थे, उन्होंने अकबर की धीमी सोच को कमजोरी कहा। वे गुप्त रूप से बैठकर योजना बनाने लगे और उन अवसरों का फायदा उठाने लगे जहां निर्णय देर से आता था। यह बात बीरबल ने झट से पकड़ ली। उन्होंने अकबर के सामने उस तिजोरी की चाबी रख दी, एक चाबी जो दरबार की शक्ति का प्रतीक थी। बीरबल ने कहा, जहां अपना धीमी सोच का अर्थ यह नहीं कि हम सुस्त रहें। हमें ढांचा बनाना होगा जहां निर्णय लेने का समय मजबूत हो, और वहीं जहां हमें सोचना है वहां हम सोचें। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि निर्णयों के प्रकारों को श्रेणियों में बांटा जाए। जिन मामलों में तेज कार्रवाई जरूरी है उनसे संबंधित नियम स्पष्ट हों, और जिन मामलों में गहराई से समझना आवश्यक है उनके लिए विशेष विचार सत्र कराए जाए। अकबर ने यह स्वीकार किया और एक नया अनुशासन लागू किया, न केवल उनके निजी दिनचर्या में बल्कि राज्य की कार्यप्रणाली में भी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अकबर का मन फिर से मजबूत हुआ, पर अब वह पहले जैसा उग्र तेज नहीं रहा। उसकी सूझबूझ में नरमी आई और उसकी कठोरता में समझदारी। लोगों को यह अच्छा लगा। पर कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक विदेशी दूत आया, एक देश से जो युद्ध और प्रचार में पारंगत था। उसने अकबर के धीमे निर्णयों का फायदा उठाने की कोशिश की। वह सौहार्द के शब्दों में व्यापारिक संधियों का प्रस्ताव ले आया जो सुपरफिशियली बहुत आकर्षक थे, पर बीरबल की सूझ के अनुसार उनमें गुप्त शर्तें थीं। अकबर ने पहली मुलाकात में सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव देखना जरूरी है और कुछ समय चाहिए। दूत ने इतना तेज विरोध नहीं जताया, पर उसने अपने दूतों के माध्यम से अकबर के मंत्री समूहों को अलग थलग करने की कोशिश की, क्योंकि जहां निर्णय धीमा होगा वहां अवसर बड़ा होता है। यहां बीरबल ने चाल चली। उन्होंने सूचना की पारदर्शिता बढ़ा दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव के कुछ पहलुओं पर चर्चा रखी और राजनयिकों को आम लोगों के सामने आने दिया। दूत चकित हुआ। उसने देखा कि ग्राम नगर के लोग, व्यापारी और विद्वान इस प्रस्ताव के बारे में विचार कर रहे हैं और प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसी पारदर्शिता ने विदेशी दूत के छिपे हुए इरादों को खोल दिया और अकबर को सहजता से अस्वीकार करने का मार्ग मिला, बिना युद्ध के, बिना नफा नुकसान के। धीमी सोच ने यहां एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जो तेज निर्णय में संभव न था। समय के साथ अकबर का धीमा होना अब किसी कमजोरी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि वह एक नीति शैली बन गया। सोचकर बोलो, सुनकर निर्णय लो और निर्णय के बाद निष्ठा से लागू करो। पर हर कहानी में जैसे अंधेरा और रोशनी साथ चलते हैं, वैसे ही कुछ चुनौतियां बची रहीं। अकबर की धीमी सोच का दुरुपयोग करने की कोशिशें हुईं। कुछ बड़े व्यापारी जो तात्कालिक लाभ में विश्वास रखते थे, उन्होंने कहा कि इस शैली से व्यापार पर असर पड़ेगा। अकबर ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया और बीरबल के साथ मिलकर व्यापार मंडल और कारीगरों के प्रतिनिधियों की एक नियमित परिषद बनाई। इस परिषद में जो भी प्रश्न था उस पर समय सीमा निर्धारित करके विचार कर निर्णय लिया जाता। नतीजा यह हुआ कि व्यापार धीमी गति पर रोका नहीं गया, बल्कि वह व्यवस्थित हुआ और विश्वास बढ़ा। मंत्रियों की सम्यक बैठक से किए जाएं, लोगों ने कहा, यह असहायता है, पर बीरबल जानता था कि यह असल में एक अवसर है। पहला कदम निजी था। बीरबल ने अकबर को एक पुराने बाग की सैर की जानी बताई, जहां हवा की संगीत और पेड़ों की सीमित शोरगुल में मन को नई दिशा मिलती। अकबर ने जब बाग की पगडंडी पर कदम रखा तो एक अजनबी शांति ने उन्हें घेर लिया। कच्ची मिट्टी की खुशबू, दूर से आती बच्चों की हंसी और एक छोटी नदी की कलकल, ये तमाम चीजें अकबर के भीतर एक पुराना सुकून जगा गईं। पर बीरबल ने यहां से भी एक और कदम सोच रखा था। उन्होंने कहा कि अकबर को रोजाना कुछ समय अपनी निजी किताबों, संगीत और सरल गजल संगीत में बिताना चाहिए। धीरे धीरे बातें आएंगी, बीरबल ने कहा, पर जब वे आएंगी तो वे सच्ची थीं। पर धीमी सोच का अर्थ यह नहीं कि वह कम प्रभावी हो, बल्कि इसका अर्थ कभी कभी अधिक विचारशील और टिकाऊ निर्णय लेना भी होता है। अकबर ने धीरे धीरे इस नए तरीके को अपनाया। वह अब रात के समय प्रार्थना और ध्येय पर ध्यान देते, सुबह उठकर कुछ समय मौन में बिताते और सप्ताह में एक बार बिना किसी मंत्री के केवल लोगों की कहानी सुनते। कहानियां जिन्हें वे मुखर करते, असल में उनकी सुनवाई की एक नई विधि बन गई। वे सुनकर, सोचते, सोचकर निर्णय लेते। जनता में यह बदलाव
दिखने लगा। लोगों का मानना था कि बादशाह अब और भी मानवीय हो गया है, पर कुछ दरबारी चिंतित थे। क्या यह शिथिलता शासन को कमजोर कर देगी? एक घटना ने सबको झकझोर दिया। सीमावर्ती एक गांव से अचानक शिकायत आई कि वहां की सिंचाई योजना में गोपनीय रूप से कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। किसी ठेकेदार ने नदी का मार्ग बदलकर अपने स्वार्थ के लिए खेतों को नुकसान पहुंचाया। यह मामला ऐसा था कि यदि तेज निर्णय लिया जाता तो शायद बलपूर्वक दावे ठोककर नुकसान रोका जा सकता था। पर अब अकबर के अंदर की धीमी सोच ने उन्हें रुकने का संकेत दिया। बीरबल ने सुझाव दिया, आइए, हम तुरंत कटु आदेश नहीं देंगे, पहले तथ्य स्वयं बढ़कर आए। वे दोनों एक नगर नायक की तरह गांव पहुंचे, पर यहां उनकी नजदीकी आत्मीयता ने काम किया। अकबर बिना किसी भले चाह के गांव के लोगों के साथ बैठ गया और उनकी बातें सुनी। किसानों के चेहरे पर थकावट, बच्चों की भूख और नदियों के बदलते स्वर। उन्होंने स्वयं तट की मिट्टी को छुआ और महसूस किया कि पानी की आहट में कुछ असहज बदलाव आया है। फिर उन्होंने ठेकेदार के साथ शांत बातचीत की और रोष के बजाय समाधान की बातें की। ठेकेदार ने अपराध स्वीकार किया और स्वीकार किया कि उसकी लालसा ने उसे बेपर्दा कर दिया। अकबर ने कड़ा परंतु दयालु निर्णय लिया। ठेकेदार से नुकसान की भरपाई करवाई गई और साथ ही सरकार ने नया निगरानी तंत्र लागू किया ताकि आगे से ऐसी हरकतें न हों। तेज और कठोर कदम के बजाय धीमी सुनवाई ने समस्या का जड़ पकड़ा और साथ ही समाज में विश्वास भी बनाए रखा। धीमी सोच का एक और पहलू यह था कि अकबर अब लोगों के छोटे छोटे विचारों को भी महत्व देने लगे। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि नगर की पुस्तकालय व्यवस्था कमजोर है, लोगों को पढ़ने के लिए मुफ्त पुस्तकें मिलनी चाहिए। अकबर ने तुरंत एक योजना नहीं बनाई, पर उन्होंने उस बूढ़े से बातें की और उसके सुझावों को समझा। 3 महीनों में नगर में एक नई पुस्तकालय व्यवस्था बनी, पर वह अचानक नहीं थी। वह लोगों की आवश्यकताओं का परिणाम थी जो धीरे धीरे एक ठोस नीति बनकर सामने आई। परिणाम यह निकला कि पुस्तकालय का उपयोग बढ़ा और शिक्षा के प्रति रुचि भी बढ़ी। धीरे धीरे सोच ने दीर्घकालिक लाभ दिया। न केवल सही होता है, बल्कि मजबूत और दीर्घकालिक भी बन जाता है। और बीरबल, वह अपने शांत रास्ते पर चलता रहा, कभी दरबार की कुर्सी पर, कभी गांव की चौपाल में, पर हर बार उसकी एक ही सोच सामने रही, जब तक लोग खुद तालियां बजाए, असली न्याय वही गूंजता है। 10 सेकंड। दरबार की घड़ी की सुई ने धीरे धीरे एक चक्कर पूरा किया और वही 10 सेकंड थे जब बादशाह अकबर अक्सर एक झटके में अपने निर्णय सुनाते थे। लोगों की तर्जनी और अंगुलियों को दिशा देने वाले वे तीखे शब्द निकलते थे। पर आज दरबार का पहला 10 सेकंड कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। अकबर की दृढ़ आंखें पहले की तरह तेज नहीं थीं। वे मानो दूर कहीं देख रही हों और उनके माथे पर एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने उनके विचारों की रफ्तार को अचानक मंद कर दिया हो। अकबर की सोच हुई स्लो। ये खबर महल के गलियारे से दरबार की पंक्तियों तक धीरे धीरे फैल गई। पहले कुछ लोग हंसकर बाजारू बातें करने लगे। बादशाह ने आराम करने का नया तरीका अपना लिया है। पर कुछ ही क्षणों में उनकी हंसी में नीरसता आ गई। दरबार में बैठे दिग्गजों की निगाहें आपस में टकराईं। मंत्री मंद मुस्कुराए छुपाते, लेकिन उनके मन में सवाल उभरे, क्या शक्ति का स्रोत थक गया है? क्या राज्य की सूझबूझ में दरार आ रही है? और बीरबल, जिसकी बुद्धि तेज थी और दिल बड़ा, वह उन 10 सेकंड की खामोशी में उठकर बोला, जहां अपना आज आपकी सोच धीमी है, पर आपकी समझ अभी भी हमारी मशाल है। मैं चाहूंगा कि हम आज एक नए तरीके से सोचें, धीरे विचार कर, पर गहरा। अकबर ने, जो अक्सर उत्सुकता और चुनौती में एक समान रहते थे, अपनी अर्ध खुली आंखों से बीरबल को देखा और कहा, बताओ, क्या जादू है? क्या कोई अब मेरे दिमाग को ज्यों का त्यों धीमा कर देगा? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां अपना जादू नहीं, पर कभी कभी हमारा मन स्वयं हमें धीमा कर देता है, ताकि हम उन आवाजों को सुन सकें जिन्हें तेज सोच में हम खो देते हैं। किसी को यह बात अजीब लगी, किसी को प्यारी, पर वही धीरे धीरे विचार का दौर अक्सर सबसे ज्यादा सच्चाई खोलकर लाता है। उन दिनों अकबर के राज्य में कई बड़ी योजनाएं चल रही थीं। नए पुल, कर परिवर्तन और सीमावर्ती क्षत्रपों के साथ सौदे। हर निर्णय का दबाव अकबर के कंधों पर था। पर कुछ दिनों से उनकी हर सुबह सुस्त थी। कागजों के ढेर देखा करते पर आंखें कुछ देर में थक जाती।
विचारों की रफ्तार धीमी होती और कलम भी शिथिल हो जाती। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था, पर अब यह साफ दिखने लगा था और दरबार की सरसराहटें तेज हो गईं। बीरबल ने सोचा कि इसका हल केवल चिकित्सा या मंत्रों से नहीं, बल्कि संवेदनशील तरीके से करना होगा। उन्होंने सबसे पहले किया राजा को सुनना। बीरबल अकबर के पास बैठा और बोला, जहां अपना, क्या आप अपने मन की गति की बात कहेंगे? मुझे बताइए कि आखिर क्या बदला है। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी समझ नहीं पा रहा। पहले तो फैसले झट से आते थे, पर अब हर विकल्प पर मेरा मन टालता है। एक तरह की सुस्ती सी आ गई है। लगता है कि विचारों पर परतें जम गई हैं। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ दिनों के लिए दरबार की औपचारिकता को घटा दिया जाए। जहां अपना, उन्होंने कहा, जब पगडंडी पर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो घोड़ा फिसल जाता है। हमें पत्तों को हटाकर फिर से मार्ग बनाना होगा। मन के उन छोटे छोटे अवरोधों को जिनसे आपका विचार धीमा पड़ रहा है। अकबर ने माना और आदेश दिया कि अगले सप्ताह दरबार में केवल जरूरी मामलों की पेशी हो और बाकी निर्णय उसका समर्थन करे। अकबर ने हंसते हुए उस व्यक्ति को घंटी सौंप दी और कहा कि वह अब गांव की सार्वजनिक चेतक रहेगा। पर साथ ही बीरबल ने एक आखिरी सलाह दी, घंटी का स्वामित्व व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, वह गांव की सेवा के साथ जुड़ा हर व्यक्ति साझा करे। ऐसी विरासतें जो सिर्फ एक हाथ में बंधी रहें, वे समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। विजेता ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया। उसने घोषणा की कि वह व्यक्तिगत अधिकार से परे जाकर एक समिति बनाएगा जिसमें महिलाएं, ग्रामीण शिक्षक, किसान और युवा हों, और वही समिति तय करेगी कि घंटी किस काम में किस समय उपयोग होगी। यह निर्णय गांव में एक नई ऊर्जा लेकर आया। लोगों ने देखा कि एक वस्तु जो कभी विवाद का कारण थी, अब सहयोग, साझा जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण का प्रतीक बन गई थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक अनपेक्षित घटना हुई, जब गांव के एक बच्चे ने गलती से छटेर जाती हुई घंटी को उठा लिया और उसे जंगल की ओर ले गया। गांव में हलचल मच गई, पर वह बच्चा केवल खेल रहा था। उसने घंटी के साथ खेलते हुए एक बूढ़े बांज पेड़ के पास जाकर बैठ गया और अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि यह घंटी क्यों घरों और चौपालों तक सीमित है? क्या इसे बाहर जाकर लोगों को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? बच्चे ने सोचा कि अगर हम इस घंटी की आवाज जंगल में भी सुनाई तो शायद गांव और आसपास की जनजातियां भी जुड़ सकें। उसने घंटी बजाई और आवाज जंगल में गूंज उठी। कुंठित पक्षियों से लेकर दूर के चरवाहों तक सबने उस आवाज को सुना। कुछ दिनों में वही बच्चा गांव और जंगल के बीच एक छोटे से मेलजोल का कारण बन गया। लोग एक दूसरे से मिलने लगे, नए विचार आए और गांव का दृष्टिकोण और भी व्यापक हो गया। बीरबल ने यह सब देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी सच्चा उत्तर केवल बुद्धि में नहीं, बल्कि उत्साह और सहजता में भी छिपा होता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, आज हमने जाना कि न्याय का उत्तर कई बार क्या नहीं बल्कि कैसे में छिपा होता है, और जब समाज अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करता है, तब तालियों की गूंज ही अंतिम निर्णायक बन जाती है। अकबर ने बीरबल के कानों में फुसफुसाया, और यदि तालियां गलत हों तो? बीरबल ने निश्चिंत होकर उत्तर दिया, तब भी हमें लौटकर विचार करना चाहिए। पर अपना पहला निर्णय सुनने के बाद भी हमें हमेशा नए रूपों के लिए खुला रहना चाहिए। परिवर्तन स्थिर नहीं रहता, वह चलता है और मधुर तालियों की तरह गूंजता है, फिर क्षण भर में थम सकता है, पर यही जीवन है। गांव में घंटी अब एक नए अर्थ में भरी हुई थी। वह केवल एक विरासत नहीं रही, वह लोगों के मिलन की आवाज बन गई। बीरबल का जवाब तालियों की गूंज बनकर लौट आया। न्याय ने शांतता और साझा जिम्मेदारी की राह पकड़ी, और जहां पनाह अकबर ने फिर से माना कि बीरबल की सूझबूझ में सिर्फ चालाकी नहीं, एक गहरी मानवता है जो किसी भी कानूनी दावे से ऊपर उठकर समाज के दिल तक पहुंचती है। कहानी का अंत भी उसी दिन नहीं हुआ, क्योंकि असली परिणाम तो वर्षों बाद दिखाई देता है, जब गांव के बच्चे बड़े होकर उस घंटी की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक विवाद ने उन्हें साझा जिम्मेदारी, शिक्षा और मेल के मायने सिखाए। तब तालियों की गूंज केवल एक जीत की आवाज नहीं रही, वह पीढ़ियों तक गूंजती हुई सीख बन गई कि न्याय जब समाज की धड़कन के साथ तालमेल बैठा लेता है, तो वही अंतिम निर्णय के दिन पूरा गांव दरबार में जमा था। अकबर ने कहा कि निर्णय तभी लिया जाएगा जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी
गतिविधियों का एक पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया हो। दोनों ने यह प्रस्तुत किया। एक ने स्कूल, खेती और सामाजिक आयोजन में घंटी के उपयोग की सूची दी। दूसरे ने महापर्व, विरासत उत्सव और यादगारी कार्यक्रमों की सूची दी। सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत हुआ कि दरबार में कुछ लोग तो आश्चर्यचकित ही रह गए। पर बीरबल की आंखों में फिर वही मुस्कान थी, न केवल जीत हार की उत्सुकता, बल्कि यह देखने की चाह कि गांव का अंतिम परिणाम क्या होगा। जब अकबर ने निर्णय के लिए पूछा, बीरबल खड़े हुए और कहा, जहां पनाह, प्रश्न केवल यह नहीं था कि घंटी किसकी है, प्रश्न यह था कि वह घंटी गांव के लिए किस तरह उपयोगी रहेगी। दोनों ने ईमानदारी दिखाई, पर निर्णय सहज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक और शर्त रखी है। सबकी नसें टाइट हो गईं। बीरबल ने फिर कहा, इस घंटी का स्वामित्व उसी को दिया जाएगा जिसने अगले 1 साल में इस घंटी के उपयोग से गांव के लिए सर्वाधिक सतत और सकारात्मक बदलाव लाया। बदलाव का पैमाना न केवल सांस्कृतिक होगा, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक भी होगा। हम लोगों के जीवन में जो भी फर्क पड़ेगा, उसे ही मापदंड मानेंगे। अकबर ने आंखें चमकाकर कहा, यह तो बड़ा परखने वाला तरीका है। बीरबल, लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो किसी लंबी लड़ाई जैसा होगा। पर बीरबल ने निश्चय कर रखा था। वर्ष बीतने लगा। दोनों अध्यक्ष, दावेदार लगभग एक ही उत्साह के साथ गांव में घूमकर घंटी के महत्व को बढ़ाने लगे। एक ने स्कूलों में घंटी बजाकर बच्चों को समय का महत्व समझाया, श्रेणीगत कार्यक्रम करवाए और स्थानीय त्योहारों को बच्चों के साथ जोड़कर सामाजिकता बढ़ाई। दूसरे ने बूढ़ों के लिए स्मरणोत्सव, ग्रामीण रक्षा समारोह और त्योहारों में घंटी का राजनीतिक इस्तेमाल किया। पर कुछ महीनों के अंदर यह स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति का प्रयास गांव के व्यापक कामों में अधिक निहित और सतत परिवर्तन ला सकता है, और वही व्यक्ति था वह जिसने घंटी को शिक्षा और सामुदायिक कल्याण के लिए प्रयोग किया। वर्ष के अंत में गांव में बदलाव साफ दिख रहा था। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी, बैठकें समय पर होने लगीं, सामुदायिक सहकार्य और भी मजबूत हुआ। बूढ़े लोगों ने भी महसूस किया कि उनका संस्मरण सुरक्षित रखा जा रहा है। गांव के उत्पादन में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि किसान समय पर खेत में जुटने लगे और सामूहिक योजनाएं बनाई गईं। बीरबल ने यह सब नोट किया और अंततः वह दिन आया जब अकबर ने फैसला सुनाना था। दरबार भर गया था। दोनों दावेदार नए नए परिधान में सजे हुए थे, पर इस बार उनमें कोई घमंड नहीं था। दोनों के दिल में गांव के लिए प्रेम था। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां अपना न्याय ने अपने तरीके से फैसला कर दिया है, लेकिन मैं दरबार की तालियों को सुनना चाहता हूं। तभी दरबार में एक हल्की सी तालियां गूंजी। पहली तालियां विनम्रता के लिए, फिर तालियों की लड़ी बढ़ती गई। पर अचानक तालियों की गूंज में एक अलग सी लहर उठी। लोगों ने उस दावेदार की ओर तालियां बजाईं जिसने गांव के समग्र हित के लिए घंटी का प्रयोग किया था। वह तालियां केवल विजेता के लिए नहीं थीं, वह तालियां थे उस परिवर्तन के लिए जो गांव ने महसूस किया था, सीधे दिल से निकली हुई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हे जहां पनाह, आखिरकार तालियों की गूंज ने ही सच्चाई कही, क्योंकि न्याय तब सफल होता है जब समाज की अदालत का प्रस्ताव रखता हूं। पर यह अदालत केवल सुनवाई की नहीं होगी, इसमें गांव के सभी लोग आएंगे और अपने अपने बताएंगे। पर उससे भी जरूरी, हम दोनों पक्षों से चाहेंगे कि वे घंटी को 1 सप्ताह के लिए सार्वजनिक कर दें। हर सुबह और शाम गांव के चौपाल पर उस घंटी की आवाज सुनाने का वचन दें। जो भी समय में वह घंटी गांव के लिए सबसे सच्चे अर्थ में बजती रहेगी, वही विजेता होगा। मंत्री मुंह बनाकर कहने लगे, यह क्या तरह का न्याय है? वस्तु तो किसी की है, नियम तो किसी के अनुसार है। पर बीरबल ने ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, नियम पुस्तक में लिखे होते हैं, पर किसी चीज की असली अवधारणा एक वस्तु का अर्थ समाज के साथ जुड़ी यादों में बसता है। घंटी केवल लोहे का टुकड़ा नहीं है, वह गांव की चेतना है। जो उसके लिए लगातार उसे गांव के काम में उपयोग कर सके, वही असल मालिक है। अकबर ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी शर्त स्वीकार है। घंटी सार्वजनिक होने के साथ ही गांव में एक उत्सव जैसा माहौल आ गया। पुराने नए कुटुंब और पड़ोसी लोग सभी दैनिक जागरण समय में चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। दोनों दावेदार अपनी अपनी टोली लेकर आए और हर सुबह शाम घंटी बजाई।
जाने लगी। जिस व्यक्ति ने कहा था कि घंटी उसका पारिवारिक धरोहर है, उसने उसे एक सांकेतिक रूप से गांव के शादी और मृत्यु में बजाने का वादा किया। दूसरे ने कहा कि वह पुरखा जो गांव के लिए लड़कर शहीद हुआ, उसकी याद में घंटी को हमेशा उत्सव में बजाएगा। ये दोनों ही दावे प्रारंभ में लगे कि वे बराबर बराबर हैं, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहली सुबह जब घंटी बजाई गई तो कुछ बूढ़े लोग आंखों में चुभती सी यादों को महसूस कर रहे थे। उन दादा दादी ने बताया कि बचपन में इसी घंटी की आवाज पर लोग इकट्ठे होते थे, पर धीरे धीरे वह आवाज गुम हो गई थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सुना था कि घंटी कभी गांव के युद्धों में भी बजाई गई थी, एक तरह से चेतावनी थी। दूसरी ओर कुछ नए युवा आए और बोले कि उनके लिए घंटी नई चीज थी, वह एक उत्सव का संकेत है, दया का प्रतीक है। इन शब्दों से एक बात स्पष्ट हुई, घंटी का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग है, और यही बहस का अनुचित कारण था। हफ्ते के मध्य में स्थिति और जटिल हो गई। एक दिन गांव के एक शिक्षक ने कहा, घंटी का असली स्वामी वह है जो इसे शिक्षा कार्य में प्रयोग करे, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बैठकों को बुलाने के लिए। तभी किसी बुजुर्ग किसान ने कहा, नहीं, घंटी असल में हमारे लिए मेहनत का संकेत थी। यह सुबह होने पर खेतों में काम शुरू करने का संकेत देती थी। बहस बढ़ी और हर समूह ने अपनी अपनी यादों के साथ घंटी का अर्थ गढ़ा। बीरबल रोज आता, शांत बहस सुनता और कभी कभी केवल सिर हिलाकर चला जाता। वह जानता था कि इस प्रयोग का असली असर तब आएगा जब लोग व्यक्तिगत दायरों से बाहर आकर गांव के हित में सोचने लगेंगे। हफ्ते के अंतिम दिन पास आते आते गांव में कुछ बदलाव साफ दिखने लगे। दोनों दावेदारों में से एक, जिसने घंटी को पारिवारिक धरोहर कहा था, उसने अपनी टोली से कहा कि वह अल्पावधि में ही घंटी गांव की सार्वजनिक उपयोग में रखेगा। दूसरी तरफ जो शहादत के नाम पर दावेदार था, उसने घोषणा की कि वह हर महापर्व पर घंटी बजाएगा और गांव के युवा आयोजन में उसे शामिल करेगा। पर स्वाभाविक रूप से दोनों ही पक्ष एकतर थे। कौन कितना ईमानदार है, उनका प्रयास केवल दिखावटी न हो, यह साबित करना मुश्किल था। के कदमों उनकी आशाओं और उनकी मेहनत का मिश्रण बन चुका था। और अगर कोई आज भी कभी उस गांव के पास से गुजरे और पूछे कि नीला घोड़ा कहाँ है, तो लोग शांत स्वर में कहेंगे, वह वहीं है जहां प्यार और जिम्मेदारी मिलते हैं। वह किसी खास जगह का नहीं, बल्कि हमारे हृदयों का हिस्सा है। उस उत्तर में ही असली कहानी छुपी है कि किसी घोड़े का रंग जितना भी असाधारण क्यों ना हो, असली रंग उस समाज की अच्छाई और ईमानदारी से आता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में पालते हैं। दरबार की पिछली पंक्ति में बैठा एक पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और आंगन की भूमि पर सूरज की सुनहरी रेखाएं नाच रही थीं। ये वही 10 सेकंड थे जिनमें हर दर्शक का दिल एक पल के लिए थम जाता। दरबार की सन्नाटे भरी शुरुआत। तब अचानक किसी ने ताल ठोक दी, फिर एक, फिर दो, और दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। मगर ये तालियां खुशियों की नहीं थीं। ये तालियां थी किसी प्रश्न और उसके निहत थे उत्तर की प्रतीक्षा की। अकबर का दरबार उस दिन विशेष था। नए नए शासकीय आदेश आए थे। दरबार में गणमान्य लोग बैठे थे। मंत्री अपने अपने कपटपूर्ण मुस्कान लिए हुए थे और लोग सोच रहे थे कि आज बीरबल क्या कर देंगे। आज की चुनौती थी न्यूमर वाले प्रश्नों में से एक, और ऐसा प्रश्न कि जिसने भी सुना वह चौंक गया। बादशाह के कुछ दूतों ने एक गांव का मामला प्रस्तुत किया। गांव में दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। एक ने दावा किया कि गांव की एक प्राचीन घंटी उसके परिवार की विरासत है, तो दूसरा कहा कि घंटी उसी की है जिसने गांव के लिए सबसे बड़े बलिदान दिए। दोनों का इतिहास और दावे इतने घने और पेचीदा थे कि समझना कठिन था। साक्ष्य मिले जुले, दावे भावनात्मक और कानूनी दोनों थे। दरबार में शोर था, कुछ लोग कहते हुए, कुछ सिसकियां रोकते हुए, कुछ जिज्ञासु आंखों से। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? न्याय क्या कहता है? बीरबल, जो अक्सर अपनी आंखों में एक मुस्कान और होंठों पर किसी खेल की योजना छुपाए रखते थे, मध्यम स्वर में खड़े हुए। उनकी आंखों में आज कुछ नया जगा हुआ था। न केवल चालाकी, बल्कि एक छोटे से प्रयोग की उम्मीद भी थी। जहां अपना, बीरबल ने कहा, न्याय केवल कानूनी कागजों में नहीं होता, वह समाज की धड़कन में भी रहता है। पर आज मैं न्याय का एक ऐसा आभास प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सुनने में सरल और करने में निष्पक्ष होगा। अकबर की निगाहें उन पर टिक गईं। बताइए क्या करना चाहते हैं? बादशाह ने कहा।
बीरबल ने सिर्फ सिर हिलाया और आदेश दिया कि दोनों पक्षों को भरण पोषण के साक्ष्य, गवाहों की सूची और अपने अपने माता पिता के नाम दरबार में प्रस्तुत करने को कहा जाए। यह मानना मुश्किल था कि इतना करने के बाद भी कोई हल निकल जाएगा, पर बीरबल के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था जो किसी को भी भयभीत कर देता। दोनों पक्षों ने अपने अपने दस्तावेज पेश किए, पुराने राजकीय फरमान, गांव वालों के बयान और कुछ व्यक्तिगत किस्से। दस्तावेजों की जटिलता में भी बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने ध्यान से सुना, कभी कभी एक एक बात पर मुस्कुराए, और तब उन्होंने एक अनोखा प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव जिसके बारे में सुनते ही दरबार में फिर एक बार हल्की सी हंसी और फिर सन्नाटा छा गया। जहां अपना, बीरबल ने कहा, दोनों पक्षों के दावे में इतना भाव है कि केवल शब्द और कागज इसे हल नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक दिन अनुभव कर लेगा। और साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी रखवाए ताकि गांव में दीर्घकालिक विकास हो सके। उस घोषणा ने लोगों के चेहरों पर स्थायी खुशी दे दी, पर वे जानते थे कि यह सब तभी संभव है जब वे अपने अंदर की एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। समय के साथ नीला घोड़ा और भी स्नेहिल हो गया। वह गांव का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया। पर एक दिन ऐसा आया जब किसी विदेशी व्यापारी ने उस गांव को देखा और कहा कि वह इस घोड़े को महंगाई में बेच देगा और पूरी दुनिया के राजा इसे देखने के लिए आएंगे। गांव में उथल पुथल मच गई। कुछ ने सोचा कि बेचकर वे अमीर हो जाएंगे, कुछ ने कहा कि वह घोड़ा गांव का है और उसे नहीं बेचना चाहिए। यहां फिर वही प्रश्न लौटा, वस्तु की कीमत क्या है और उसका मूल उद्देश्य क्या। गांव के लोगों ने बैठक की, पर इस बार निर्णय अकेले न लिया गया। बीरबल और अकबर ने गांव वालों को याद दिलाया कि इस घोड़े ने उन्हें संघर्षों में साथ दिया। वह गांव का भाग्य नहीं बल्कि गांव के आत्मसम्मान का प्रतीक है। वे बोले कि अगर वे उसे बेच देते हैं तो वे अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देंगे। आखिरकार गांव ने निर्णय लिया, वह घोड़ा बिकेगा नहीं। और जिसने भी यह खबर सुनी कि गांव ने मणिमोह को ठुकरा दिया, वह व्यक्ति गांव के अंदर की असली समृद्धि को नहीं समझ पाया। समय बीतता गया। नीला घोड़ा बूढ़ा हुआ, पर उसका प्रभाव अमिट रहा। उसने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी चमक या रंग में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और लोगों की भलाई में होता है। अकबर की प्रजा ने भी यह समझ लिया कि राज्य और जनता के बीच संबंध केवल लेन देन का नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी और सहानुभूति का होता है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की शान ने मिलकर गांव को एक मिसाल बना दिया, जो केवल कहानी नहीं बल्कि राजकीय नीति का भी पाठ बन गया। और जहां तक नीले घोड़े की बात थी, वह कभी कभी गांव की सीमा पर दिख जाता, कभी नदी के पास, कभी स्कूल की छत पर। बच्चे उसे दूर से देखकर दौड़ पड़ते और कहते, नीला घोड़ा आ गया। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, इसी घोड़े ने हमें हमारी असली दौलत दिखाई है। और बीरबल, वे अपनी सामान्य भोले भाले अंदाज में अकबर के पास वापस आ जाते, पर उनकी आंखों में वही शरारत और वही गहरी समझ रहती थी कि दुनिया के बड़े बड़े सवाल कभी छोटे छोटे कदमों से हल होते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने की और लोगों की आवाज सुनने की। कई सालों के बाद जब बीरबल यादों की किताब पलटते, तो वे उस नीले घोड़े के चुहलबाज किस्सों को बहुत प्यार से पढ़ते। एक रात उन्हें नीले घोड़े का सपना आया। घोड़ा उनसे कह रहा था, जब आप किसी चीज को आदर से देखते हो तो वह आपका दोस्त बन जाती है, पर जब आप उसे अपने अहंकार के लिए देखो तो वह परछाई बन जाती है। बीरबल ने सोचा कि यही जीवन का कारण है, और वही उन्होंने अकबर को सिखाया था। अकबर की हंसी और बीरबल की चतुराई ने मिलकर बहुत से राज को बदल दिया, पर नीला घोड़ा उन बदलावों का सिर्फ एक सजीव प्रतीक था। कहानी का अंतिम दृश्य एक शाम का है। गांव पर हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, खेतों की मिट्टी भीग रही है और बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। नीला घोड़ा अपने स्नेहिल कदमों से उन बच्चों के पास जाता है, उनके सिर पर सर रखता है और फिर धीरे धीरे वहां से चली जाती हुई नदी की ओर बढ़ता है। वह नदी की लहरों में अपनी झलक देखकर मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान का रंग अब केवल नीला नहीं रहा। वह रंग लोगों और खेती के लिए नहर का आयोजन। खुशी की लहर गांव तक पहुंची, लोग मुस्कुराने लगे। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस रात जब बीरबल गांव के पास ही सो रहे थे, उन्होंने देखा कि नीला घोड़ा अपने आप के आसपास एक हल्की सी रोशनी फैलाता है, और उस रोशनी में गांव के लोग जैसे उनकी नींदों से जागते हुए मंदिर में इकट्ठे हो रहे थे, कुएं के पास योजना बना रहे थे, और बच्चों ने स्कूल के लिए पत्थर से चट्टानें इकट्ठी की
घोड़ा मानो एक प्रेरित करता हुआ सैलानी बन गया था। उसकी मौन उपस्थिति ने लोगों को अपने भीतर का उत्तम बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। पर वहां एक अजीब मोड़ था। कुछ लोगों की आंखों में अब भी लालसा जगी हुई थी। कुछ ने सोचा कि अब जब घोड़ा गांव का है तो वे उससे फायदा उठाकर अमीर होंगे, या गांव की महिमा बढ़ेगी तो वे भी चमकेंगे। बीरबल ने यह भी देखा और उन्होंने समझ लिया कि किसी भी संपत्ति या चिन्ह को अगर ठीक से संभाला न जाए तो वह स्वयं को और दूसरों को दुख दे सकती है। इसलिए उन्होंने गांव के बुजुर्गों की एक परिषद बनाई और कहा कि घोड़े की देखभाल सामूहिक रूप से की जाएगी। किसी भी एक व्यक्ति को उसका पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने बीरबल की चालाकी और अकबर की उदारता से गांव में एक नया आत्मसम्मान उभारा। एक ऐसा नियम जो दिखाता है कि अगर महल और गांव बीच कोई सेतु बने तो दोनों का विकास होता है। समय के साथ गांव में बदलाव दिखने लगे। गांव की नहर बनी, बच्चों के लिए पाठशाला खुली और खेतों में सुधार हुआ। नीला घोड़ा अक्सर वहां दिखाई देता। वह खेतों के किनारे खड़ा दिखता और कभी कभी बच्चों के चेहरे पर उछलकर संतोष भर देता। लोग कहते कि जब भी कोई कठिनाई आती, वह नीला घोड़ा गांव के किसी सदस्य को सही राह दिखा देता। पर इस बार यह कोई जादू नहीं था। यह विश्वास, सामूहिक प्रयास और एकता थी जिसे लोग भूल चुके थे और जिसे उस घोड़े ने याद दिला दिया। कुछ वर्षों बाद जब अकबर एक बार गांव देखने आए, उन्हें गांव की चमक और लोगों की खुशी देखकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बीरबल ने उसे केवल एक मुस्कान दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि असली राज क्या है। यह नीला घोड़ा किसी परी कथा से कम नहीं, पर असल जादू तो लोगों के बदलते हृदयों में है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, साहिब, जब कुछ अच्छा किसी एक के पास होकर वंचितों के पास नहीं जाता तो वह अच्छाई अपूर्ण रहती है। जब वह बांट दिया जाता है तभी वह अपना अर्थ पाता है। नीले घोड़े का रंग किसी जादू की वजह से नहीं था। वह रंग उस गांव की आंखों का प्रतिबिंब था जो अब साफ हो चुका है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बुद्धि मेरे राज्य के लिए वरदान है बीरबल, पर आज तुमने मुझे भी सिखाया कि सत्ता किस तरह काम आती है। हमें न केवल चीजें रखना चाहिए बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना चाहिए। वह वहां कुछ समय रहे। उन्होंने खेतों के किनारे खड़ी महिलाओं से बात की, बच्चों को पढ़ते देखा और बूढ़ों की कहानियां सुनी। जब रात हुई और नील आकाश में तारों की बारात सज चुकी थी तो उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ी चर्चा की जिसमें गांव के हर व्यक्ति ने अपनी राय दी। अकबर ने घोषणा की कि वह वहां एक छोटी सी अदालत बनवाएंगे जहां सप्ताह में एक बार गांव के छोटे मोटे मामलों का हल नहीं। बीरबल ने एक योजना बनाई, एक परीक्षण जिसमें न केवल घोड़े की परीक्षा हो बल्कि दरबार की भी परीक्षा हो। उन्होंने दरबार के सामने एक छोटा सा मैदान तय किया और कुछ सामान्य सी चीजें रखवा दी। एक टूटी कढ़ाई, एक पत्थर का टुकड़ा, एक फूटा चावल का थैली और एक बुढ़िया की साड़ी। बीरबल ने कहा कि जो भी कुछ भी इन वस्तुओं की जरूरत बताएगा वह वस्तु उसे बुलाने वाले गांव के व्यक्ति को दी जाएगी, पर शर्त यह कि वह व्यक्ति उसे अपने स्वार्थ के लिए न मांगकर सच्चे कारण के साथ मांगे। दरबार में हंसी उठी। क्या इन छोटे छोटे परीक्षणों से सच सामने आ सकता है? पहला व्यक्ति आया, एक तेजाबी मानसी लौंडा, जो कहने लगा कि वह उस घोड़े को अपनी संपत्ति बनाकर उसे महल में रखेगा। उसने कहा कि उस घोड़े से रैयतों का मन जीतकर वह और भी ताकतवर बन पाएगा। उसने कढ़ाई की मांग की ताकि वह घोड़े को सुंदर खाना दे सके, पर बीरबल ने उसकी आंखों में स्वार्थ देख लिया और कढ़ाई उसे नहीं दी गई। दूसरा आया, एक सज्जन गांव का आदमी जिसकी किस्मत में परिवार का एक छोटा सा खेत था पर पानी की समस्या थी। उसने चावल की थैली मांगी, पर उसने कहा कि उसे घोड़े की देखभाल के लिए नहीं बल्कि अपने घर में भूखे बच्चों के लिए चाहिए। बीरबल ने उसकी सच्चाई पर मुहर लगाई और चावल की थैली उसे दे दी गई। तीसरा आया, एक बुजुर्ग स्त्री जिसने साड़ी मांगी। उसने कहा कि साड़ी से वह गांव में शादी के समय गरीब महिलाओं की सहायता करेगी ताकि वे भी गरिमा से त्योहार मना सकें। बीरबल ने उसकी विनम्रता देखी और साड़ी दे दी। चौथा आया, एक छोटा लड़का जिसने पत्थर मांगा, पर उसने कहा कि वह उस पत्थर को गांव के कुएं के पास रखकर लोगों को चेतावनी देगा कि कुएं का ढांचा ढह रहा है ताकि कोई और वहां घायल न हो। बीरबल ने देखा कि यह लड़का सच बोल रहा है और पत्थर उसे दे दिया गया। पर एक आदमी आया, अमीर और प्रभावशाली। उसने कहा कि वह घोड़े को अपनी बेहरमीय दौलत का हिस्सा बनाएगा और उसे केवल राजसी शो के लिए रखेगा।
उसने मखमली शॉल के बदले में घोड़े की चमक दमक बढ़ाने की ही सोच रखी थी। बीरबल ने उसकी आंखों में नफासत देखी और उसे कुछ नहीं दिया। दरबार ने देखा, कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने खामोशी से देखा। अकबर की जिज्ञासा और उभर आई। उनके मन में प्रश्न था कि क्या वे अपनी पहचान के लिए उस घोड़े का उपयोग करेंगे या वे उसे समाज की सेवा के लिए रखें। फैसला बीरबल ने किया। घोड़ा गांव को वापस भेजा जाएगा, पर गांव की भलाई के लिए। अकबर ने पूछा, क्यों? क्या ऐसा करना बुद्धिमत्ता होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिब, बुद्धिमत्ता वही है जो किसी चीज का उपयोग केवल शान के लिए न करे। यह घोड़ा, जैसा मैंने देखा, लोगों के दुख में आता है और उनकी सहायता करता है। वह अपना रंग गांव की आंखों पर सवार कर देता है ताकि वे देख सकें कि उन्हें क्या होना चाहिए। आप अगर उसे महल में रख देंगे तो वह भ्रमित हो जाएगा और लोग भी, पर अगर उसे गांव में छोड़ा जाएगा जहां उसकी जरूरत है, तब वह अपने असली काम में सफल रहेगा। अकबर की आंखों में कुछ बदल गया। वह सोच में पड़ गए कि सच क्या है। क्या राजा की शान किसी जादुई चीज से बढ़ती है, या राजा की शान तब बढ़ती है जब वह अपने लोगों की पीड़ा दूर करे? उन्होंने आंखों में अक्सर सीखी हुई सख्ताइयों के पीछे एक नरमी जताई और कहा, ठीक है बीरबल, यह घोड़ा गांव में ही रहेगा, पर हम उस गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। कुएं की मरम्मत, बच्चों के लिए स्कूल। में अजीब था, न तो वह रंग से निकला था, न किसी तेल रंग से। वह मानो प्रकृति ने उसे बांध कर दिया हो। बीरबल ने झट से एक प्रश्न पूछा, पर महिला ने पहले ही अपने हाथ तेजी से रोक दिए और बोली, यह घोड़ा मेरा नहीं है पंडित जी। वह खुद यहां आता है जब मैं अकेली होती हूं। वह खाता है, सोता है और कभी कभी शाम के समय मेरे घर के पास दौड़ जाता है, पर मैं उसे छू नहीं पाती। लोग उसे देखकर ताली बजाते हैं, पर मैं डर जाती हूं। बीरबल ने धीरे से पूछा, डर क्यों मोती मां? क्योंकि, वह बोली, यह घोड़ा उन दिनों से आता है जब हमारे गांव में कुछ बिगाड़ हुआ। उस दिन जब नदी में एक बच्चे को बहते देखा गया था, सुबह उसी घोड़े ने आकर उसके बालों में पानी के बूंदें झाड़ दी थीं। और जब कुएं का ढांचा गिर गया था, मैंने उसे देखा कि वह भट्ठे के पास खड़ा है। और परसों एक अजनबी लड़के ने बताया कि घोड़े ने उसे रास्ता दिखाया और वह गांव से बचकर निकल गया। बीरबल ने सावधानी से माहौल का निरीक्षण किया। यह घोड़ा अलग था, पर वह भला किस मर्ज का दर्पण बनना चाहता था? किसी चीज ने बीरबल के अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी। वे जानते थे कि ऐसी चीजें अक्सर लोगों की आस्था और भय के बीच अटक कर रह जाती हैं, और जहां भी अटकी रहती हैं, वहां न्याय और असत्य दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। वह रात बीरबल ने गांव में ही बिताई। लोग उनके पास आते रहे, कुछ ने उनसे सवाल किए तो कुछ ने उनकी मुस्कान पर भरोसा जताया। बीरबल ने चुप रहकर सुना, और सुनना उनकी कला थी। उनकी आंखों में एक योजना सज रही थी। अगले दिन सुबह वह उसी घोड़े के साथ वापस आगरा की ओर चल पड़े। घोड़ा शांत था, उसकी चाल में एक अलग सी गरिमा थी, मानो वह किसी बड़े राज का वाहक हो। दरबार में आते ही अकबर की आंखों में चमक आई, पर साथ ही उत्सुकता भी। भीड़ जमा हो गई। सभी दरबारी यह देखने के लिए बेचैन थे कि यह नीला घोड़ा कौन है और उसका राज क्या है। बीरबल ने चुपचाप घोड़े को दरबार के मध्य में खड़ा कराया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। वह नीला, बड़ा, परंतु शांत था। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्दों की जगह उनमें केवल गहराई थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ यह क्यों नीला है? किसी जादू की वजह से, या इसका रंग किसी विशेष औषधि से आया है? बीरबल ने अपने चश्मे को ऊपर उठाया और कहा, साहिब, यह घोड़ा न तो किसी जादूगर का प्ले है, न किसी औषधि की वजह। यह उस गांव का दर्द और उस गांव की आशा दोनों है। और आज इसे आपने दरबार में बुलाया इसलिए कि आप स्वयं देख सकें कि क्या न्याय वही है जो हम अक्सर समझते हैं। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी। क्या इसका अर्थ यह है कि हम इसे राजकाज में शामिल कर लेंगे? क्या यह गांव राजा की संपत्ति बन जाएगा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, नहीं साहिब, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। पर सुनिए, इस घोड़े के साथ कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा कि वह सौभाग्य लाता है। कुछ लोग कहते थे कि इसे देखकर राजा अमर होगा। पर मैं यही देखना चाहता था कि जब हम किसी चीज को राजकाज का हिस्सा बनाते हैं, तब हम उस चीज की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं या नहीं। क्या हम उसका ख्याल रखेंगे, उसकी जरूरत समझेंगे? क्या हम उस ग्रामीण की आवाज सुनेंगे जिसने उसे देखा, या केवल अपनी शान के लिए उसे ले आएंगे? अकबर ने आंखें संकरी करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम उसका परीक्षण करो और जो सही निकले वही करूंगा। पहला सेकंड, एक नीला घोड़ा, दरबार की सच्चाई और बीरबल की सुनहरी चाल जो दिल छू लेती है।
अकबर के दरबार में उस दिन भी वही हलचल थी, पर हवा में कुछ अलग सा सन्नाटा भी झलक रहा था, जैसे कोई रंगराशि अचानक कुएं में गिर गई हो और पानी की सतह पर एक अनजानी धड़कन उमड़ी हो। शहर के बाजारों में खबरें गोल गोल घूम रही थीं कि आगरा के बाहर एक अजीब सा घोड़ा दिखाई दिया है। सारा शरीर नीला, माने जैसे किसी नीलकंठ की परत ने उसे छू लिया हो। लोग कहते थे कि उसने सूना मैदान पार किया और फूलों की कतरनों को रंग कर गया। कोई बोलता कि वह घोड़ा सौभाग्य लाता है, किसी ने कहा कि वह किसी पुराने राजघराने का भाग्यशाली चिन्ह है। आखिरकार यह खबर अकबर के कानों तक पहुंची और अकबर के मन में जिज्ञासा की जोत जल उठी। नीला घोड़ा? अकबर ने अपनी पगड़ी के किनारे को आंखों से सहलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में वही आधी हंसी आधा गंभीरता रहती थी जो दरबार में चिरपरिचित थी। क्या उसे कोई खरीदा है? किसका है? क्या सच में नीला है या लोगों ने रंग रोगन कर दिया है? मंत्री वर्ग ने तरह तरह की अफवाहें गढ़ डाली। कुछ ने कहा कि यह जादूगरों का खेल है, कुछ ने कहा कि यह विदेशी नस्ल का घोड़ा है जिसे किसी विदेशी राजदूत ने भेजा है। पर बीरबल, जो अकबर के सबसे निकट बुद्धि वाले और चतुर उपदेशक थे, चुप ही बैठे रहे और हाथ में चाय का प्याला मसलते रहे। उन आंखों में एक खिलखिलाहट थी, जैसे कहानी का स्वाद उनके होंठों पर पका जा रहा हो। मेहरबानी होगी बीरबल, अकबर ने कहा। तुम्हें इस घोड़े की खबर कैसे लगी? बीरबल ने झट से जवाब दिया। साहिब, खबर उन्हीं मिट्ठों जैसी होती है, मीठी सुनने में, मगर असल में उसमें एक कड़वाहट भी होती है। मुझे उसी कड़वाहट की परख करनी है, अकबर ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, तुम्हें आज वही नीला घोड़ा ढूंढकर लाना होगा और मेरी सफाई के लिए उसे दरबार में पेश करना भी जरूरी है। पर ध्यान रहे, कोई छल कपट ना हो। बीरबल ने खड़े होते ही टोपियां संभाली और एक विनोदपूर्ण झलक देते हुए बाहर चल पड़े। जनता, दरबारी और सिपाहियों की आंखें उन पर टिक गईं। किसी ने कहा, बीरबल तो किसी पहेली को ऐसे सुलझा देता है जैसे गली का कुत्ता हड्डी ढूंढता है। पर बीरबल के मन में कुछ और भी चल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक नीला घोड़ा नहीं है, यह लोगों की धारणाओं, आशाओं और भय का दर्पण है। किसी भी दर्पण की तरह ऐसे ठीक से देखना पड़ेगा, नहीं तो परछाइयां कठोर हो जाएंगी। बीरबल ने आसपास के गांवों में पूछताछ शुरू की। पैदल चलता, ऊंट पर बैठता, कभी किसी खेत में बैठकर आम लोगों के साथ रोटी बांटता। उनकी अद्भुत कला यही थी कि वे किसी भी भीड़ में एक सच्चाई निकाल लेते। गांवों के बुजुर्गों ने बताया कि घोड़े ने रात में एक पुराने पेड़ के पास ठहर कर चांद की रोशनी में कुछ क्षण खड़े रहे, जैसे कोई पुराना मित्र मिला हो। बच्चों ने कहा कि उसने उन्हें देखा और उनकी उड़ती हुई पतंगों का पीछा किया। एक घुड़सवार ने बताया कि घोड़े की आंखों में समुद्र की तरह गहराई थी और जब उसने घोड़े की ओर हाथ बढ़ाया, घोड़ा धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे उसे कोई अनकहा भय सता रहा हो। कई दिनों की चहारदीवारी के बाद बीरबल को एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर मिलन स्थल का पता चला। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसके घर के पीछे एक छोटी सी धार बहती थी और उसी के पास एक नीला घोड़ा धीरे धीरे चरा रहा था। नीलापन बढ़कर मैं एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखता हूं। यह जमीन अब से हर दशा में सार्वजनिक समारोहों और सामुदायिक उपयोग के लिए बनी रहेगी। किसी भी समय इसे पूरी तरह निजी करना संभव नहीं होगा। कुछ लोग तालियां बजाने लगे, पर अकबर की आंखों में हैरानी थी। न सिर्फ इसीलिए कि बीरबल ने न्याय का नया रूप दिया, बल्कि इसलिए कि उसने न्याय को दीर्घकालिक और सामाजिक दृष्टि में रखा था। अकबर ने पूछा, और यदि किसी परिवार को एवं आवश्यकता हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वे परिवार समुदाय के सेवा के बदले कुछ विशेष अधिकार पाएंगे, जैसे कि किसी त्योहार पर प्रथम उपस्थिति का दर्जा या उस भूमि पर एक छोटे से स्मारक की अनुमति, पर वे पूर्ण स्वामित्व के हकदार नहीं होंगे। इस उत्तर ने कई दरबारी गणनाओं को चौंकाया। क्या यह न्याय था? कुछ लोगों ने कहा कि आम तौर पर न्याय पारंपरिक कानूनी मानकों पर टिका होता है, पर बीरबल ने एक नई परिभाषा दी। न्याय वह है जो भविष्य की पीढ़ियों के हित में हो और समाज की साझी पहचान को बचाए रखे। फैसला सुनकर गांव का मुखिया आया और उसने आंसुओं के साथ कहा, जहां पनाह, आपने न सिर्फ विवाद सुलझाया, आपने हमारी पहचान बचा ली। दोनों परिवारों में जो पहले कड़वाहट थी, वह अब हल्की हल्की मुस्कान में बदली। पर कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात यात्री आया जो खुद को एक इतिहासकार बताता था। उसने बताया कि उस बरगद के
नीचे एक पुरानी छाप मिली है, एक पत्थर पर लिखी हुई रेखाएं जो दर्शाती थीं कि उस जमीन पर कभी गांव का सार्वजनिक चूल्हा और गांव की रहनुमाई का स्थान था। यह जानकारी बीरबल की सोच की पुष्टिकरण बनकर आई। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह जमीन सामाजिक संग्रह की तरह थी। अब पुरातत्व का प्रमाण भी उसे समर्थन दे रहा था। पर बीरबल ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अकबर से कहा, जहां अपना केवल जमीन के मामले में ही नहीं, बल्कि अन्य ऐसे मामलों में जहां वस्तु का अर्थ समाज से जुड़ा हो, हमें समान सिद्धांत अपनाना चाहिए। कुछ चीजें पैतृक नहीं, वे साझा विरासत हैं। यह विचार कई लोगों को नया लगा। बीरबल ने विस्तार से बताया कि किस तरह पुराने मंदिर, सामुदायिक तालाब और बरगद जैसे स्थान समय के साथ गांव की आत्मा बनते हैं और उन्हें पूर्ण निजी अधिकार में बदल देना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। अकबर ने गंभीरता से सुना और कहा, तुमने आज न्याय का जो नया स्वर बताया है वह भविष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शक होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसने सिर्फ विवाद का हल नहीं निकाला, उसने समाज में साझा समझ और सहयोग की एक नई परंपरा रोपी थी। कई वर्ष बाद जब वही गांव बड़े परिवर्तनों से गुजरा, तब भी लोग उस दिन की कहानी सुनाते हुए कहते। अकबर ने पूछा। बीरबल ने चौंकाया। वे कहते कि बीरबल का चौंकाना केवल आश्चर्य व्यक्त करने जैसा नहीं था, वह समझाने वाला था। उसने दिखाया कि न्याय कभी कभी कठोर कानूनों से अधिक व्यापक होने चाहिए। वह समय और लोगों की भावनाओं को भी नपते हुए निर्णय दे। उस निर्णय का असर न केवल गांव पर पड़ा, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी साझा जमीनों के संरक्षण की नीति बन गई। लोग समझने लगे कि कुछ चीजें केवल निजी संपत्ति नहीं होती, वे समुदाय की याद और संस्कृति का हिस्सा होती हैं, जिन्हें साझा करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। गांव में पहुंचकर बीरबल ने तुरंत उस जमीन का निरीक्षण किया, पर उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं मांगा। उन्होंने पौधे, मिट्टी और वहां के लोगों के रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों से खेल की बातें सुनी, वृद्धों से इतिहास सुना और दोनों परिवारों के साथ चाय पर घंटों बातें की। बीरबल ने ध्यान दिया कि जमीन पर एक पुराना बरगद था, एक पेड़ जो हर त्योहार पर गांव वालों की सभा का केंद्र रहा था। रिश्तों की गांठें वहीं बंधी थीं। एक परिवार ने बताया कि उन घासों पर उनकी दादी ने बीज बोए थे। दूसरा परिवार बताता कि वही जगह उनके पुरखों ने गांव की रक्षा के लिए एक दीवार बनवाई थी। बीरबल ने देखा कि जमीन का अर्थ दोनों के लिए अकेले आर्थिक नहीं था, वह यादों और पहचान का स्रोत था। पर बीरबल का उद्देश्य केवल यह जानना था कि किसका अधिकार कितना अधिक है। उसकी असली खोज यह थी कि न्याय का असली स्वर क्या होना चाहिए। एक महीने गुजरते गुजरते बीरबल ने गांव में छोटे छोटे प्रयोग किए। उसने दोनों परिवारों से कहा कि वे मिलकर उस बरगद के नीचे हर रविवार सांझ को एक सार्वजनिक सभा करें। उसे किसी का भी निजी आयोजन नहीं माने। उसने गांव के बच्चों के लिए उस जमीन पर खेल के मैदान और एक छोटी पुस्तकालय की व्यवस्था करवाई, जहां दोनों परिवारों के बच्चों को किताबें और खेल का सामान दिया गया। बीरबल ने धीरे धीरे देखा कि जब दोनों परिवारों के बच्चे उसी मिट्टी में खेलते, एक दूसरे की कहानियां सुनते और बरगद के नीचे बैठकर साझा मसलों पर विचार करते, तो उनके परिवारों के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे घुलने लगी। लोग बात करने लगे, पुराने किस्सों में अंतर संबंध खोजा गया, नए रिश्ते जुड़ने लगे। बीरबल ने गांव का एक छोटा नाट्य समारोह भी आयोजित करवाया, जिसमें दोनों परिवार के बच्चे और बूढ़े साथ में भाग लिए। और किस्मत देखिए कि वही नाटक दोनों के बीच एक नया समझौता बन गया। लेकिन बीरबल ने केवल भावनाओं पर विश्वास नहीं किया, उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जमीन के औपचारिक प्रश्नों पर कानूनी रूप से भी विचार हो। उसने गांव में एक छोटा रिकॉर्ड बनाया, किस परिवार ने कब क्या उगाया, कौन कौन सी जानकारियां हैं, पुरानी दास्तानें और ममलताओं का संकलन। पर बीरबल की खूबी यह थी कि वह केवल कागजों को महत्व नहीं देता था, वह लोगों के मन की कायनात को भी समझता था। और जब महीना पूरा हुआ, वह वापस दरबार लौटा। पर इस बार उसके हाथ में केवल दस्तावेज नहीं थे, उसके पास गांव के लोगों की सहमति, बच्चों की मुस्कानें और बरगद के नीचे बनी साझा किताबों की सूची भी थी। दरबार जब उस दिन उठा तो अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने क्या पाया? सच कौन था? बीरबल ने तुरंत उत्तर देने की बजाय थोड़ी देर खामोश रहे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी,
फिर वे बोले, जहां पनाह, सच कोई एक नहीं था और न ही कोई दूसरा, पर मैंने ये पाया कि उस जमीन का स्वामित्व किसी एक परिवार तक सीमित रहकर उसे उसका अर्थ छोटा कर देगा। इस भूमि का अर्थ गांव के सभी लोगों की यादों और कार्यों से जुड़ा है। यह सार्वजनिक चेतना का हिस्सा है। कुछ लोग खंखलाए, कुछ मंत्री ने शिकन भरे चेहरे बनाए। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, इसलिए मेरा निर्णय यह है, उस जमीन का आधा भाग उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके पुरखों ने इसे सबसे अधिक संभाला, और आधा भाग गांव की सार्वजनिक उपयोगिता के लिए निकाला जाएगा, स्कूल, बैठक और सामुदायिक उद्यान के रूप में। पर इससे हमारे शहर को एक नई समझ दी है, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और जब भी कोई नई चाल दिखे हम उसे तर्क और सहानुभूति दोनों से परखेंगे। और फिर बीरबल चला गया, वही बीरबल जो अपनी तीखी मानसिक धार से पेचीदा मामला सुलझा देता था, पर साथ ही यह भी जानता था कि तेजी में न्याय का घमंड न हो और दया का पवित्र भाव न मर जाए। शहर ने फिर शांति पाई, व्यापारी फिर अपने काम में लगे और दीवारों पर लिखी हुई भूत सी बातें मिट गईं। पर बीरबल की बुद्धि की चमक और उसके तेज तर्रार तर्क की गूंज लोगों के दिलों में उस दिन से गहरी छाप छोड़ गई। एक ऐसी सीख की बुद्धि हो तो विवेक के साथ और तर्क हो तो मानवता के साथ। 10 सेकंड दरबार की घड़ी की छोटी सी सुई ने एक हल्का कदम भरा, और वही 10 सेकंड थे जिनमें अकबर का चेहरा अक्सर किसी निष्पक्ष प्रश्न की ओर झुक जाया करता था। उस पल में महल की सारी हलचल ठहर जाती, मंत्रियों की सरसराहटें रुक जातीं, और बीरबल, जो अक्सर अपनी आंखों में किसी शरारत सी चमक समेटे रहते थे, आज भी वहीं खड़े थे। पर उनकी मुस्कान में आज कुछ और था, ऐसा कुछ जो दरबार वालों की समझ से थोड़ा आगे था। जब अकबर ने पूछा, बीरबल ने चौंकाया, पर उस चौंकने में एक पूरी कहानी समाई हुई थी। दरबार में जो मामला रखा गया था वह साधारण नहीं था, एक छोटे से गांव से आया पत्र था। गांव के मुखिया ने बताया कि वहां के 2 परिवारों के बीच जमीन के एक टुकड़े पर पुराना विवाद छिड़ा हुआ है। जमीन न तो बहुत बड़ी थी, न कोई दुर्लभ खनिज थी, पर उसका ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व था। दोनों परिवारों ने वह जमीन अपने पूर्वजों की देन बताया और दोनों का दावा समान रूप से पक्का दिखा। गांव के लोग उलझन में थे, वे न्याय चाहते थे, पर उनके पास न तो बड़े न्यायालय के साधन थे और न ही किसी तरह के दस्तावेज। मुखिया ने दरबार में आकर कहा कि वे चाहते हैं कि बादशाह खुद अंतर देखकर फैसला करें, क्योंकि गांव वालों का विश्वास सिर्फ अकबर की समता पर था। यह सुनते ही अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल तुम ही बताओ, सत्य कौन कह रहा है? और यहां पर ही वह क्षण आया जब बीरबल ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत निर्णय देने की जगह अकबर से एक प्रश्न कर दिया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, पहले आप एक और प्रश्न सुनिएगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं यह निर्णय आज सुनाऊं और आप उसे लिखवा दें, तो क्या वह निर्णय तब भी वही सही रहेगा जब मैं 10 साल बाद वही फैसला दूं? अकबर चौंका, दरबार के कुछ लोग भी। यह क्या तरह का सवाल है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, यहाँ अपना हर फैसला समय के साथ अपना अर्थ बदल लेता है। क्या हम उस समय का भी हिसाब रखें जब हम निर्णय सुनाते हैं? यह सुनकर अकबर का मन विचारों की एक लड़ी में घिर गया। बीरबल की तरह कौन सोचता था कि न्याय केवल आज नहीं, भविष्य के संदर्भों में भी परखा जाना चाहिए? अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में वजन है, पर क्या तुमने इस गांव की बातें सुनी? किस तरह का निर्णय तुम सुझाओगे? बीरबल ने कहा, मैं निर्णय पहले नहीं दूंगा। मैं उस गांव में जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा और 1 महीना वहां रहूंगा। कुछ मंत्री घबरा गए। महीना कैसे? आजकल के मामलों में इतनी देरी स्वीकार्य नहीं होती। पर अकबर ने ठंडे धैर्य से कहा, ठीक है, यदि तुम गांव जाकर 1 महीना रहोगे और फिर लौटकर यहां अपना निर्णय रखोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। बीरबल ने नमन किया और अगले ही सप्ताह गांव का मार्ग लिया। को यह उम्मीद थी कि उसे चिढ़ना ही होगा, और जब वह चिढ़ा तो उसने अपनी ही रचना उजागर कर दी। बीरबल ने इसे सार्वजनिक रूप से एक चुनौती की तरह पेश किया। जो भी इतना बड़ा साहूकार है, वह आइए और अपनी नीयत साफ कीजिए। इस तरह की चाल अक्सर लोगों के घमंड को जागृत कर देती है और घमंड गलती भी करा देता है। और हुआ भी वैसा ही। साहूकार ने अपनी असल रचनाएं छुपाने के बजाय अपने साथी और विवरण खोल दिए, जिससे बीरबल के पास ठोस कानूनी साक्ष्य आ गए। अकबर ने जब सारा मामला सुना तो वह चकित और प्रसन्न दोनों हुए। उन्होंने
बीरबल की तार्किक सूझबूझ की प्रशंसा की, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह तेज तर्रार तर्क सिर्फ बुद्धि नहीं, यह सतर्कता, लोगों की प्रवृत्तियों की समझ और डर व लालच के बीच वह पतला अंतर जानना है जो किसी को गलती पर लाता है। बीरबल ने कहा कि इस तरह की चालों से न केवल व्यापारिक व्यवस्था को खतरा था, बल्कि सामाजिक भरोसे को भी नुकसान पहुंचता। इसलिए उन्होंने न्याय की कड़ी पहल के साहूकार को सार्वजनिक रूप से दंडित करने के बजाय उसे यह मौका दिया कि वह उसका अपराध स्वीकार करे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। साथ ही व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता के नए नियम लागू हुए ताकि आगे कोई व्यक्ति ऐसे तरीके से फायदा न उठा सके। पर कहानी में एक नया मोड़ आया। राशन में जब आरोप सिद्ध हो चुके थे और साहूकार को सजा मिली, तब शहर के कुछ लोगों ने कहा कि बीरबल ने बहुत चालाकी से काम लिया। पर क्या तेज तर्रार तर्क हर बार सही परिणाम देता है? क्या कभी झूठे सबूतों से कोई निर्दोष फंस सकता है? बीरबल ने फिर से वही तेज पर संजीदा स्वर निकाला, तर्क तभी सही होता है जब हम उसे विवेक और दया के साथ जोड़ दें। हमने इस बार ठोस सबूत जुटाए, पर यदि मेरे पास केवल संदेह था तो मैं वह फैसला न करता। उसने अकबर को सुझाव दिया कि न्याय के साथ साथ सुधारात्मक उपाय भी किए जाए। साहूकार की सजा का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगाया जाए और जो व्यापारिक नुकसान हुआ उसका हिस्सा व्यापारियों को लौटाया जाए। अकबर ने यह सब लागू किया और शहर में एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ कि तेज तर्रार तर्क न केवल अपराधी को पकड़ता है बल्कि समाज के लिए न्याय भी ठोस बनाता है। कई महीनों बाद बीरबल की सूझबूझ की मिसाल दूर दूर तक गूंज उठी। लोग अब इस तेज दिमाग के कमाल की बातें किस्सों की तरह सुनाते थे। कहीं किसी अनजान पर शक करने से पहले लोग सोचते, बीरबलगरी की मोहर जैसे किसी संकेत की तरह, क्या यह सही है, क्या सबूत है? पर बीरबल ने हर बार यही कहा, जांच से पहले झपटना और आवाज से पहले फैसला करना दोनों ही खतरनाक हैं। सही तरीका तो है तेज विचार पर संयमित क्रिया। उसने राज्य में न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया, कागजों की पारदर्शिता बढ़ाई और व्यापार के मापदंड भी सख्त किए ताकि कोई दोबारा छोटी छोटी चालों से बड़े खेल न खेल सके। कहानी का उपसंहार भी वैसे ही तेज और मीठा था जैसे बीरबल की तर्क कला। एक दिन जब बीरबल दरबार में खड़े थे, अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारा तेज दिमाग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, छापना दिमाग तेज होना एक वरदान है, पर वह तभी उपयोगी है जब उसमें विवेक और दया मिले। मैं केवल समस्या सुलझाता हूं, पर समाज की गरिमा और मानवता को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अकबर ने उसे देखकर कहा, फिर ठीक है, तुम्हारे तेज तर्रार तर्क ने आज। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर देखा। इन व्यापारियों के पीछे किसकी साझेदारी थी? किसके हाथ में वह मिट्टी की विशिष्ट किस्म उगती थी? उसका तर्क तेज और सरल था। जहां पैटर्न होगा वहीं कारण होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने दस्तावेज पर पड़ी जिसे किसी ने बीते गुरुवार को दरबार में पेश किया था। दस्तावेज में एक नाम बार बार आता दिखा, एक ऐसे साहूकार का नाम जो हाल ही में शहर में आया था और जो अपनी अफसरियां बड़े बड़े उपहारों के माध्यम से बढ़ा रहा था। बीरबल ने मन ही मन कहा, शायद यही वही कड़ी है जो सब कुछ जोड़ती है। पर बीरबल की परख यह भी बताती थी कि सीधे आरोप लगाना आसान नहीं होगा। किसी भी जांच में ठोस साक्ष्य चाहिए था जो लीक न हो। इसलिए उसने अपनी चाल धीमी लेकिन सटीक रखी। सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ वह लोगों के मन में भ्रम फैलाने का भी उपयोग करने लगा ताकि वास्तविक योजनाकार स्वयं अपनी गलती से बाहर आ जाए। बीरबल ने फैसला किया कि वह एक नकली माल भेजेगा। एक छोटे व्यापारी के यहां से कुछ खास मिट्टी के बर्तन भेजे गए और साथ में कुछ कागज भी छोड़े गए जो दिखाते थे कि इन वस्तुओं की खरीदी किसी बड़े शख्स ने की थी। फिर रात को उसने कुछ जालियां बिछाई बाजार के चारों और कुछ ऐसे चिन्ह छोड़े जो पुराने चोरियों की राह दिखाते थे। अगले दिन सुबह जब बाजार खुला तो कुछ व्यापारियों ने फिर पाया कि उनके गोदामों में हलचल हुई है। पर इस बार जो व्यक्ति आएगा वह वही होगा जिसने उन निशानों को डाला था, क्योंकि अब बीरबल ने उसकी संभावना के अनुरूप लोत्रशोध व्यवस्था कर दी थी। और हुआ भी वैसा ही। रात को शहर के किनारे पर जो व्यक्ति
दिखाई दिया वह नन्हे कदमों वाला झुर्रेदार चेहरा लिए एक मध्यवर्गीय आदमी था। पर जब बीरबल ने उसके जूते के तल की मिट्टी देखी तो वही विशेष मिट्टी थी जिसे केवल उसे कुम्हार के परिवार ने पहचाना था। और अचानक मामला और सुलझ गया। उन जूतों के तल पर वही पैटर्न उभरे हुए थे जो दीवारों पर दिखे थे। वो आदमी पकड़ा गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह केवल एक एजेंट था, किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति की ओर से काम कर रहा था। उसे कहा गया था कि शहर में भ्रम फैलाओ, व्यापारियों को असमंजस में डालो ताकि वे आपस में उलझें और कुछ व्यापारिक सौदे टूट जाए और फिर वही बड़ा व्यापारी सस्ते दामों पर वो संपत्ति खरीद लेगा। वह योजना चालाक थी। बाजार में असमंजस बढ़ाओ, लोग अपने भरोसे से समझौता कर लें और फिर अवसर पाकर खींच लो। अब बीरबल के पास नाम था, पर उससे भी ज्यादा उसके पास सिद्धांत था। वह जानता था कि जो शक्तिशाली शख्स इस खेल का मास्टरमाइंड है वह सार्वजनिक तौर पर स्वयं को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए किसी और के साथ गठजोद्धा कर रहा होगा। बीरबल का तेज तर्क कहता था, सामान्यतया ऐसे लोग दो चेहरे रखते हैं, एक सामने शोक और उदार और दूसरा पीछे किसी योजना का मास्टर। अब बीरबल को उस मास्टर के सामने लाना था, पर वह इसे शान से और बिना हड़बड़ी के करना चाहते थे। बीरबल ने अगली चाल सोची। उसने उस एजेंट के जरिए एक कथित सहमति की रचना करवाई जिसे देखकर किसी भी स्मार्ट साहूकार को लालच लगे। कहा गया कि बाजार का एक बड़ा हिस्सा जल्द ही बिकने वाला है और विदेशी साहूकार बड़ी रकम लगाने को तैयार हैं। जल्द ही यह खबर पूरे शहर में फैली। पर इस बार जिस साहूकार ने यह सुना वह स्वयं चौंक गया। उसने समझा कि उसे फंसाया जा रहा है। पर बीरबल, यह सब किसी जादू टोटके का असर है, कोई अछूत शक्ति या फिर राक्षसी चाल। लेकिन बीरबल ने आंखों में वही तेज झिलमिलाहट लिए रखा। यह कोई जादू नहीं था, यह तो किसी तेज दिमाग की योजनाबद्ध चाल थी और उसे पकड़ने के लिए तेज तर्रार तर्क की जरूरत थी। अकबर ने आधिकारिक स्वर में कहा, बीरबल, इस घटना का रहस्य खोलो। यदि यह षड्यंत्र है तो उसके पीछे कौन है? हमारे व्यापार और जनता की शांति को कौन भयभीत कर रहा है? बीरबल ने कुछ पल चुप्पी रखी, पर उसकी चुप्पी में गणित की तरह क्रम था। फिर वह उठे और धीमे पर स्पष्ट स्वर में बोले, जहां पनाह हर आवाज का कोई कारण होता है और हर गणना का एक पैटर्न। हमें पैटर्न खोजने होंगे। बीरबल ने अनुरोध किया कि वह उन सभी जगहों पर जाए जहां जछड़ी हुई दीवारें देखी गई थीं और उन व्यापारियों से मिलना चाहते थे जिनके हिसाब में चूक आई थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। बीरबल को अनुग्रह सहित पूरा समर्थन मिला। बीरबल ने सबसे पहले दीवारों वाली गली का दौरा किया। वहां के लोग भयभीत दिख रहे थे। कुछ ने कहा कि रात में चुपके से कोई आता है और दीवारों पर शब्द लिखता है। कुछ ने यह भी कहा कि दीवारों की खरोंचें किसी अनोखे निशान की तरह थीं, एक गोलाकार चिन्ह और उसके अंदर छोटे छोटे अक्षर। बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से नोट किया। एक पुराना चपरासी द्वारा खींचा गया काला पोंछा और पास में कुछ मिट्टी के छोटे छोटे अवशेष। उसने प्रत्येक निशान के पास जूते के निशान देखे, पर वे सामान्य जूतों के नहीं बल्कि किसी बारीक नुकीले जूते के थे जिसके तल में कुछ पैटर्न उभरा हुआ था। बीरबल ने सोचा, यह कोई कला नहीं, यह संकेत है और संकेत किसी एक व्यक्ति की पहचान कराते हैं। फिर उसने बाजार के उन व्यापारियों से मिलना शुरू किया जिनके हिसाब में चूक आई थी। एक कड़ाके की रात में एक कुम्हार ने कहा कि उसकी बर्तन की गिनती में कई बर्तन गायब पाए गए, पर जब उसने विस्तृत जांच करवाई तो कुछ बर्तन टूटे और उनकी जगह अनजाने में कुछ छोटे पत्थर रखे पाए गए। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जो पत्थर रखे गए थे वे एक खास तरह की मिट्टी के थे जिसे केवल एक विशेष कुम्हार का परिवार इस्तेमाल करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो संकेत हमें फिर उसी ओर ले गए। मिट्टी, एक दूसरे कपड़े। व्यापारी ने बताया कि कपड़ों पर छोटे छोटे धब्बे और निशान मिलते हैं, जैसे कि पेड़ों की छाल के टुकड़ों से कुछ घिसा गया हो। एक ज्वेलरी। व्यापारी का कहना था कि उसके तौलने वाले तराजू में थोड़ी बहुत फेरबदल किया गया था, पर फिर भी पैमाने बड़े नहीं बदल रहे थे। केवल गणना में ऐसा हुआ मानो कोई जोड़ घटाने में गड़बड़ी कर रहा हो। बीरबल ने आहिस्ता से सिर हिलाया। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक योजना थी जो व्यापारियों के बीच भ्रम पैदा कर रही थी।
ताकि नकद और गवाही के बीच असमानता पैदा हो सके। बीरबल ने सबूतों को जोड़ना शुरू किया। मिट्टी, जूते के निशान, तराजू में मामूली फेरबदल, यह सब मिलकर एक तस्वीर बना रहे थे। वह सोचने लगा, किसका लाभ होगा यदि बाजार में असमंजस फैला रहे? कौन ऐसे कारोबारियों को नुकसान पहुंचे